नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हो कि डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस 3 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ वीडियो में लेके आया हूँ 10 क्वेश्चंस की। इसमें मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगा कि आपको बिफोर आंसर आपको ये लगता होगा कि इसका आंसर ए होना चाहिए, मगर जब मैं आपको आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा तब आपको लगेगा कि नहीं, हम गलत थे और हाँ, इसका आंसर ए ना होके बी या सी या कोई ना कोई अदर आंसर है। तो इस तरह के काफी डाउट्स आपके पूरी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज पूरी वीडियो को अच्छे से सुनना, हर कंसेप्ट को अच्छे से सुनना जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस MCQ का पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो यहां पर क्वेश्चन आ रहा है, सपोज यू आर ए गिवन बाइनरी ट्री विद n नंबर ऑफ नोड सच दैट ईच नोड हैज एग्जैक्टली, देखिए यहां पर मेन पॉइंट है ये, आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन। हर एक नोड का या तो एक भी चिल्ड्रन नहीं होगा या 2 चिल्ड्रन होंगे। तो इसमें ये पूछा है कि उसकी जो मैक्सिमम हाइट है ट्री की, दैट विल बी, क्या होगी। तो देखिए ये वाला जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कंसेप्ट क्या बोलता है? ये कंसेप्ट ये है कि जहां पर एक नोड के या तो 2 चिल्ड्रन होंगे या एक नोड जो है उसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं होगा। तो कहने का मतलब है इस टाइप का जो कंसेप्ट होता है, हमारा ट्री का जो नाम है, उस ट्री को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। देखिए बाइनरी ट्री अलग अलग टाइप की होती है हमारी, तो उसमें से एक टाइप है हमारी स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, जिसकी डेफिनेशन ही यही है जो यहां पर स्टेटमेंट में लिखी हुई है कि हर चिल्ड्रन, हर नोड का जो चिल्ड्रन होंगे वो या तो एक भी नहीं होगा या 2 चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। तो यहां पर देखिए मैं यहां पर देखिए ये n की फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। तो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में कोई भी स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की बात करें हम, तो उससे उसका मतलब क्या है? जैसे कि यहां पर देखिए ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है, इसको मैं अगर एलिब्रेट कर देता हूं तो ये भी हमारी स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है। अब यहां पर अगर हम समझे स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में जो टोटल नंबर ऑफ नोड होंगे, एक मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पर स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में जो नंबर ऑफ नोड होंगे वो हमेशा ओड होंगे। जो नंबर ऑफ नोड आएंगे वो हमारे क्या आएंगे? ओड। हमेशा ओड नंबर ऑफ नोड्स होंगे। ओड नंबर ऑफ नोड का मतलब क्या है? कोई भी ट्री अगर बन रही है वो स्ट्रिक्टली अगर है तो उसमें जो नंबर ऑफ नोड्स आप काउंट करोगे वो हमेशा ओड होंगे। दैट मीन्स 3, 5, 7, 9 इस टाइप से नंबर ऑफ नोड्स की फॉर्म होगी। तो यहां पर हम जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो कि n की वैल्यू मैं यहां पर लेके चल रहा हूं 7। यहां पर देखिए मैक्सिमम हाइट पूछा है। मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि हम इस टाइप से डिजाइन करेंगे, n की वैल्यू 7, दैट मीन नंबर ऑफ नोड कितने लेके चल रहा हूं मैं यहां पर? 7। तो अगर मैं यहां पर देखिए इस नोड को भी मैं एलिब्रेट कर सकता हूं, ठीक है, तो मगर यहां पर हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट। तो मैं इस नोड को एलिब्रेट करूंगा, ठीक है। इस नोड को एलिब्रेट ना करके, मतलब इसके चिल्ड्रन डिजाइन ना करके, मैं इस नोड के चिल्ड्रन को डिजाइन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो हम ट्राई करेंगे नीचे से नीचे हम जाते जाएं। तो यहां पर देखिए हाइट का मतलब क्या होता है? हाइट का मतलब होता है फ्रॉम रूट नोड टू लीफ नोड। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो उसकी हाइट हो जाती है। तो पिछली वीडियो में भी मैंने एक हाइट का कंसेप्ट आया था तो मैंने आपको क्लियर किया था। यहां पर भी मैं बता रहा हूं, हाइट का मतलब सिंपल ये है, रूट नोड से हम लीफ नोड तक वैल्यू को मूव करते हैं, मतलब डिस्टेंस निकालते हैं, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस आता है वो हाइट ऑफ द ट्री हो जाता है। तो यहां पर देखिए इसका डिस्टेंस 0 है रूट नोड का, इसका डिस्टेंस कितना है? 1 फ्रॉम द रूट नोड। इसका डिस्टेंस अगर निकाले तो 2 है फ्रॉम द रूट नोड। यहां पर हम निकाले तो इसका डिस्टेंस है 3। तो यहां आपको मैं ये समझाना चाहता हूं नंबर ऑफ नोड कितने हैं। यहां पर नंबर ऑफ नोड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर 7 नोड है तो इनमें से देखिए कौन सा फॉर्मूला फिट कर रहा है। तो हाइट कितनी आ रही है यहां पर? मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है? 3। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो 7 डिवाइड बाई 2, तो ये तो आंसर ही करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि 7 डिवाइड बाई 2 का मतलब है 3.5 माइनस 1, 2.5। वो तो फ्रैक्शन में तो कभी वैल्यू नहीं आएगी, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इसी तरह से ये वैल्यू भी इनकरेक्ट हो गई है। 7 डिवाइड बाई 2 3.5 प्लस 1
ये भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। अब यहां पर देख लेते हैं 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6 बाई डिवाइड बाई 2 इज 3। ये आंसर हो सकता है। यहां पर देखो 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 तो वैल्यू आ रही है 8 डिवाइड बाई 2 इज 4। तो हमारी हाइट कितनी आ रही है 3। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। आप कैसे भी वैल्यू को एक दो और एग्जाम्पल लेके इसको वेरीफाई कर सकते हो। एग्जाम्पल का मतलब जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैं n की वैल्यू 5 ले लेता हूं। n की वैल्यू यहां पर 5 है तो आप देख सकते हो हाइट कितनी होगी, ये 0 है, ये 1 है और ये हाइट है 2। तो इसमें पुट करिए 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं एग्जैक्ट मतलब 0% हमारे मिस्टेक होनी चाहिए, तो एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। तो इस टाइप के काफी क्वेश्चंस मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा सेकंड क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो एंड 32 मैंने इसलिए लिखा है कि 3 वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है 10 क्वेश्चंस की। तो 32 क्वेश्चन है ये। तो यहां पर हैश फंक्शन दिया हुआ है, हैश टेबल। हैशिंग हम यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, उसी को इंप्लीमेंट करेंगे हम। यहां पर हैश की दी हुई है h ऑफ की दैट इज इक्वल टू की, ये फॉर्मूला दिया हुआ है मोड ऑफ 7। ये जितने भी क्वेश्चंस है गेट नेट एनबीएस केवीएस डी ट्रिपल एसबी सबके लिए बेनिफिशियल है। उन्हीं पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं सारे वही टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं। अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस मैं इसलिए लेके आ रहा हूं कि आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाए साथ साथ। तो यहां पर देखिए h ऑफ की दैट इज इक्वल टू की मॉड ऑफ 7 विद लीनियर प्रोबिंग। देखिए 3 मेथड होते हैं हमारे। फर्स्ट मेथड होता है लीनियर प्रोबिंग, सेकंड मेथड होता है क्वाड्रेटिक, थर्ड मेथड होता है हमारा डबल हैशिंग। तो इस टाइप से 3 मेथड होते हैं हमारे हैशिंग के अंदर। तो वेरी फर्स्ट मेथड है लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग बहुत सिंपल मेथड होता है। उसके अंदर हम यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे अभी मैं बताता हूं। इज यूज टू इंसर्ट द की। तो यहां पर ये की वैल्यू दी हुई है हमें, इनको हमें इंसर्ट करना है एक टेबल के अंदर जिसका इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब है टेबल में इंडेक्स वैल्यू होगी। जैसे कि मैं यहां पर एक टेबल बना लेता हूं। यहां पर टोटल वैल्यू है 7 0 to 6। तो यहां पर हम नंबरिंग दे देंगे 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम एलिमेंट को स्टोर करेंगे। ये हैश टेबल है बेसिकली, ठीक है। इस टेबल को हैश टेबल नाम बोलते हैं हम। व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ की 18। की 18 की वैल्यू इसने पूछी हुई है यहां पर, ठीक है। तो की 18 मतलब यहां पर जो इंसर्ट करना है की 18 यहां पर आया हुआ है, मगर इंसर्शन जो है हम हमेशा 1 by 1 करेंगे। पहली वैल्यू लेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए की वैल्यू पहली क्या है 44 मोड ऑफ 7। तो 7 को 42 से डिवाइड करोगे तो 7 6 जा 42। मोड का मतलब होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो 2 जो भी हैश टेबल में 2 लोकेशन है वहां पर वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी 44। सबसे पहले ये वैल्यू देखेगा कि वहां पर स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है। अगर स्लॉट अवेलेबल है तो डायरेक्टली स्टोर कर देगा, अदरवाइज कोलिजन हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होगा। नेक्स्ट वैल्यू है 45। तो 45 मोड ऑफ 7। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। तो थर्ड लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा 45। नेक्स्ट है 79 मोड ऑफ 7। दैट इज द फंक्शन इज हैश फंक्शन। सो 79 डिवाइड बाय 7 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है जी। तो 77 7 11 जब 77 तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर 2 पर वो देखेगा सेकेंड लोकेशन पर ऑलरेडी वैल्यू अवेलेबल है, तो फिर वो नेक्स्ट लोकेशन पे जाएगा। नेक्स्ट लोकेशन पे देखेगा फ्री स्पेस अवेलेबल है नहीं है, फिर उससे नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस पे जाएगा। तो फोर्थ लोकेशन पे आ गया ये। फोर्थ पर यहां पर स्पेस अवेलेबल था तो 79 कहां स्टोर हो जाएगा फोर्थ पर। होना चाहिए था इसको सेकंड पर, मगर सेकंड पर अवेलेबल नहीं था। फिर थर्ड पर गया, थर्ड पर भी अवेलेबल नहीं था। फिर फोर्थ लोकेशन पर इसने वैल्यू को स्टोर किया। जहां भी इसको अवेलेबल मिल जाएगा कॉन्टिन्यूअस लीनियर प्रोबिंग का मतलब है 1 by 1 इसको मूव करते रहेंगे। ये कोलिजन हो गया था यहां पर, बेसिकली इसको बोलते हैं कोलिजन। तो नेक्स्ट है 55 को अगेन हम मोड ऑफ 7 करेंगे। तो 7 वैल्यू आ जाएगी 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा दैट इज 56। तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 6, 7 7 जा 49। तो 6 रिमाइंडर आ गया, 6 पर अवेलेबल है स्पेस, तो 55 को हम डायरेक्टली स्टोर कर देंगे। 91 नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 91। तो 91 मोड ऑफ 7 दैट इज इक्वल टू इसका रिमाइंडर कितना आएगा
210, ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 0 पर मतलब 91 वैल्यू स्टोर हो जाएगी क्योंकि अवेलेबल था। अब 18 आया, 18 वैल्यू आ गई है मोड ऑफ 7, तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। अब ये फोर्थ पर जाएगा, मगर फोर्थ पर इसने देखा ऑलरेडी स्पेस अवेलेबल नहीं था, फिर ये कहां जाएगा नेक्स्ट लोकेशन पर, नेक्स्ट लोकेशन पर अवेलेबल मिल गया इसको, तो फिफ्थ लोकेशन पर क्या स्टोर हो जाएगा 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या था हमारा कि 18 कौन सी लोकेशन पर स्टोर होगा, तो सी पार्ट जो है हमारा, मतलब सी जो है वो करेक्ट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप के काफी क्वेश्चंस है जो मैं समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्लियर कर रहा हूं एक एक चीज को, तो पूरी वीडियो को जरूर सुनते जाना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ बी ट्री। देखिए बी ट्री भी हमारा एक कंसेप्ट है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, बी ट्री होता है और एक बी प्लस ट्री होता है। तो बी ट्री में जो ऑर्डर होता है बेसिकली वो क्या डिफाइन करता है, हर नोड पर जितनी भी की वैल्यू स्टोर होती है, जैसे कि हर नोड के ऊपर हमारी की वैल्यू, नंबर ऑफ की वैल्यू स्टोर हो सकती है, जो उसके बेसिकली बी ट्री का जो ऑर्डर डिफाइन करता है, ऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट विल बी पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर नोड। यू कैन से, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर माना ये K1 है, K2 है, ये K3 है, ये प्रॉपर्टी होती है K1 शुड बी लेस देन K2 एंड K2 शुड बी लेस देन K3। तो इक्वल भी हो सकता है यहां पर, तो दो वैल्यू सेम भी हो सकती है हमारी। तो मेरा कहने का मतलब है हमेशा ये शॉर्टेड ऑर्डर में होगी की वैल्यू। तो यहां पर क्वेश्चन ये करा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ बी ट्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो डिफाइन होता है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ, ऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन और एनी पर्टिकुलर नोड। तो इस नोड की अगर मैक्सिमम चिल्ड्रन की बात करें तो इसका एक लेफ्ट पार्ट होगा, ये राइट पार्ट होगा। यहां पर लेफ्ट पार्ट हो चुका है K2 का, राइट पार्ट होगा, K3 का लेफ्ट पार्ट हो चुका है, राइट पार्ट होगा। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं इसमें 4। तो यू कैन से हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंटर इन एनी नोड, तो ये पॉइंटर ही है बेसिकली, हर नोड के कितने, इस नोड के कितने पॉइंटर हैं 4। तो जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंटर होते हैं किसी भी पर्टिकुलर नोड के, दैट विल बी डिफाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ बी ट्री। ठीक है जी, तो इस टाइप से हम बी ट्री की ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, दैट इज द 34th। सपोज देयर आर 6 फाइल, यहां पर टोटल 6 फाइल दी हुई है F1 to F6। तो ये क्वेश्चन हमारा इसरो के अंदर भी आया हुआ है और यूजीसी नेट 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है एज इट इज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में रिपीटेडली आ रहे हैं, मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहा हूं, जो कि आपको बहुत इजी वे में डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली आप इसको कंसेप्ट को अप्लाई कर सको। क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो सकती है मगर कंसेप्ट यही अप्लाई होगा। तो देखिए ध्यान से समझिए, F1 to F6 6 फाइल दी हुई है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइज दिया हुआ है। F1 का जो साइज है वो 150 है, F2 का साइज 225, F3 इस तरह से साइज दिए हुए है हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग। यहां पर ये कहा हुआ है कि फाइल जो है वो स्टोर होगी सिक्वेंशियल डिवाइस की फॉर्म में हम स्टोर करेंगे, और इन सच ए वे दैट ऑप्टिमाइज एक्सेस टाइम, इन व्हाट ऑर्डर शुड द फाइल टू बी स्टोर्ड। तो यहां पर ऑर्डर पूछा है और यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीक्वेंसली आपको इसको स्टोर करना है, जिससे कि जो रिजल्ट है वो ऑप्टिमाइज एक्सेस टाइम की फॉर्म में आए। तो मैं आपको एक शॉर्टकट वे में समझाना चाह रहा हूं। यहां पर ये जो पैटर्न है इसमें ग्रीडी मेथड हम लगाएंगे। ग्रीडी मेथड जो डिजाइन ऑफ एनालिसिस एल्गोरिथम का एक मेथड है, जिसमें हम अलग अलग अप्रोचेज लगाते हैं, जो कि फर्स्ट नंबर ऑफ अप्रोचेज है, जैसे कि डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, इस टाइप से काफी सारी अप्रोचेज हम पढ़ते हैं डिजाइन ऑफ एनालिसिस एंड एल्गोरिथम के अंदर। तो उसमें से एक टेक्निक है या अप्रोच मैं बोल दूं तो वो ये है हमारी ग्रीडी मेथड। तो ग्रीडी मेथड हमारा यूज करते हैं हम ऑप्टिमल पैटर्न को सोल्व करने के लिए। तो ये बेसिकली वही वाला कंसेप्ट यहां पर लगाएंगे हम। तो इसमें सिंपल सा ये होता है कि जब हमें ऑप्टिमाइज एक्सेस टाइम देना, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है बेस्ट रिजल्ट। तो यहां पर एक्सेस टाइम कम से कम होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है,
तो उस टाइप से हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सा है, जब कभी भी सिक्वेंसली आपको इसको अरेंज करना हो तो याद रखना हमेशा जो फर्स्ट फाइल होगी उसका जो साइज है, देखिए हर फाइल का साइज दिया हुआ है, तो हर एक फाइल का जो साइज है अगर सिक्वेंसली इसने बोला हुआ है उसको ऑप्टिमाइज करना है, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जब कभी भी हम इसको एक्सेस करते हैं तो वहां पर हम ट्राई यही करेंगे कि कम से कम वेट करना पड़े नेक्स्ट फाइल को, उससे नेक्स्ट फाइल को भी कम से कम वेट करना पड़े। तो वेट कम से कम सेकंड फाइल को कब करना पड़ेगा, जब पूरी जितनी भी फाइल है उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट फाइल होगी वो सबसे पहले आएगी, तो नेक्स्ट फाइल को जो वेट करना है वो कम से कम करना होगा। तो इसके अंदर F1, F2, F3, F4, F5, F6 छह फाइल दी हुई है। इन छह की छह फाइल में सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका है, कौन सी फाइल का है हमारा, 60 KB। 60 KB इज द लेस्ट यू कैन से स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द फाइल। तो ये कौन से नंबर पर है, फोर्थ नंबर पर। तो सबसे पहले कौन सी एक्सेस करें हम, F4। उसके बाद इससे जस्ट बड़ी हमारी है 65। 65 कौन से नंबर पर है, F6। उसके बाद जस्ट लार्जेस्ट है 75, तो 75 है हमारी F3। नेक्स्ट लार्जेस्ट है हमारी 150, दैट इज द F1। एंड उससे लार्जेस्ट है हमारी 225, दैट इज द F2। एंड द लार्जेस्ट फाइल है हमारी 275 इज द F5। तो ये जो सीक्वेंस है ये अगर हम इस तरह से एक्सेस करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो ऑप्टिमाइज आएगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट यही है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दो। सिंपल सा शॉर्टकट है ये इसको सॉल्व करने का। असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप कर देते हो तो ये ट्रिक है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की, F4, F6, F3, F1, F2, F5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th और फिफ्थ क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री विथ 10 लीव्स। देखिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, वहां पर स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री गिवन नहीं था, मगर जो वो डेफिनेशन गिवन थी वो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की डेफिनेशन थी। तो यहां पर डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन हमारा गेट के अंदर आया हुआ है, तो उसी क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की डेफिनेशन होती है कि एवरी नोड शुड हैव 0 और 2 चिल्ड्रन। ठीक है जी। तो यहां पर इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में 10 लीव्स नोड है, तो कितने नोड्स हमारे टोटल होंगे पूरी ट्री के अंदर, ये क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछे हुए हैं व्हेनेवर वी हैव 10 लीफ नोड इन ए स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। तो क्वेश्चन को बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं अरेंज करता हूं। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का मतलब है हर नोड के 2 चिल्ड्रन होंगे, जैसे मैं बनाता जा रहा हूं। यहां पर इस नोड के भी 2 चिल्ड्रन बना रहा हूं मैं, यहां पर भी 2 चिल्ड्रन मैंने बना दिए। सिंपल बनाते जाओ, आपको 10 लीव्स नोड तक, जब तक ये 10 लीव ना हो जाए उसको बनाते जाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 लीफ नोड हो चुके हैं। तो यहां पर मैंने बना दिया है इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 लीफ नोड हमारे बन चुके हैं। ये देखिए मैं नंबर कर रहा हूं यहां पर 1 2 3 4 जो लीफ नोड है, 5 6 7 8 9 10। 10 लीफ नोड बन चुके हैं। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि हर नोड के या तो 2 चिल्ड्रन होने चाहिए या एक भी चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए। तो अब टोटल नंबर ऑफ नोड काउंट कर लो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमारे लीफ नोड थे। तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने आ रहे हैं, 19। तो एग्जैक्टली आप किसी भी तरह से अरेंजमेंट कर लेना इसकी, एग्जैक्टली 19 नोड ही हमारे आएंगे जब कभी भी हमारे पास 10 लीफ नोड दिए हुए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है हमारा, कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, जिसको इसने बहुत घुमाया हुआ है क्वेश्चन को, मगर जिसको क्विक शॉर्ट का बेसिक पता है, क्विक शॉर्ट को कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं अगर आपको पता है, तो बहुत इजी वे में आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हो। मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको। तो यहां पर देखिए क्विक शॉर्ट में 2 इनपुट रन कराई है इसने, असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, टू शॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहां पर देखिए
एक तो ये दिया हुआ है हमारा, एक साइज ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें शॉर्ट करना है और यहां पर बोला हुआ है कि जो नंबर ऑफ कंपैरिजन है पहले को सॉल्व करने का वो C1 टाइम लेता है और दूसरे को सॉल्व करने का C2 नंबर ऑफ कंपैरिजन लगते हैं फॉर B रिस्पेक्टिवली। देन इसका जो रिजल्ट होगा वो दोनों का इक्वल आएगा, या C1 इज ग्रेटर देन C2 होगा, या C1 इज लेस देन C2 होगा, या इनमें से हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली, क्विक शॉर्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डायरेक्टली एक शॉर्टकट मेथड है, वो मैं थोड़ा सा आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। जब कभी भी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या मैं ये कहूं किसी ना किसी ऑर्डर में अगर इनपुट दी हुई है, किसी ना किसी ऑर्डर में, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो क्विक शॉर्ट ऐसा मेथड है जिसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमेशा वर्स्ट केस लगती है। वर्स्ट केस टाइम लेगा ये क्विक शॉर्ट। अगर क्विक शॉर्ट किसी भी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अप्लाई करते हो तो उसका जो टाइम टेकन लगेगा वो वर्स्ट केस लगेगा। और वर्स्ट केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है इन केस ऑफ क्विक शॉर्ट, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है। क्योंकि क्विक शॉर्ट की जो बेस्ट केस और एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n log n होती है, मगर वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होती है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो दोनों के दोनों हमारे ऑर्डर में दिए हुए हैं और दोनों में नंबर ऑफ कंपैरिजन हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये थोड़ा सा आपको समझना था। अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं भी पता तो आप ये देख सकते हो, जब कभी भी किसी ना किसी ऑर्डर में दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो पाइवेट एलिमेंट हमारा, जब हम इसको मान के चलते हैं और पाइवेट एलिमेंट से कंपैरिजन करते हैं तो हमारा जो टाइम लगता है वो वर्स्ट केस टाइम लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C1 शुड बी इक्वल्स टू द C2। सो दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 या ये कहूं मैं 7th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है हमारे सामने। आप देखोगे, देखते ही आपको लगेगा कि बहुत सिंपल सा है, मगर जब सॉल्व करने लगोगे तो आंसर निकलना शायद मुश्किल हो जाए। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं उसमें कैसे करेंगे हम। इसमें बाइनरी ट्री दी हुई है, उसमें कहा हुआ है कि नंबर ऑफ नोड शुड बी ग्रेटर देन 1 है। नोड का नंबर दिया हुआ है n1 n2 एंड n3। तो नोड का नाम दिया हुआ है n1 n2 n3 है। तो यहां पर ये बोला हुआ है n1 की जो डिग्री है वो 1 है, n2 की डिग्री 2 है, n3 की डिग्री n3 की डिग्री 3 है। तो डिग्री ऑफ ए नोड इज डिफाइंड, देखिए डिग्री की डेफिनेशन दे रखी है इसने। डिग्री का मतलब क्या है यहां पर, दैट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इट्स नेबर्स, ठीक है। तो इसने ये पूछा है कि n3 को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, इन चार ऑप्शन में से n3 की वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हमें देखना है यहां पर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है n1 की जो डिग्री है, n1 की जो डिग्री है वो कितनी है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री का जो नोड होगा उसको हम n1 कहेंगे। n2 2 डिग्री वाला जो नोड होगा उसको हम क्या कहेंगे, n2। और n3 किसको कहेंगे हम, जो कि जो भी नोड 3 डिग्री वाला है। तो देखिए यहां पर मैं रूट नोड ले लेता हूं और यहां मैं नोड बना देता हूं। तो इस नोड की डिग्री कितनी है, 2, इस नोड की डिग्री है 1, इस नोड की डिग्री है 1। तो हमें कम से कम एक एक नोड जरूर बनाना है इसका। तो यहां पर n2 तो बन रहा है, n1 भी बन रहा है, मगर n3 नहीं बन रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एलोबरेट करना पड़ेगा। अब यहां पर देख सकते हो आप, इस नोड की डिग्री कितनी आ गई, 3। तो मैं इसको n3 कह सकता हूं क्योंकि इस नोड की डिग्री कितनी है, 3, 1 2 3। डिग्री का इसने डेफिनेशन दी हुई है, नंबर ऑफ इट्स नेबर्स। तो इसके नेबर कितने हैं, जिस जिससे भी ये कनेक्ट है, 1 2 3, कितनों से कनेक्ट है, 3 से कनेक्ट है। तो n3 की वैल्यू कितनी हो गई, डिग्री हो गई 3। तो ये n3 मान लेंगे हम। ये कितनों से कनेक्ट है, एक ही से कनेक्ट है तो ये n1 हो जाएगा। ये भी एक ही से कनेक्ट है, n1 हो जाएगा। ये भी एक ही से कनेक्ट है तो n1 हो जाएगा। अब ये वाला जो नोड है वो 2 से कनेक्ट है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, n2। क्लियर है। तो यहां पर हम कह सकते हैं n2 के कितने नंबर ऑफ नोड्स है। अब नंबर ऑफ नोड अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ नोड्स n2 के कितने हैं, 1, n3 के कितने हैं, 1, n1 के कितने, 3। ठीक है जी, हमें 1 1 मिनिमम
कंप्लीट करना था, तो उसके लिए ट्री तो बनानी पड़ेगी हमें। ट्री बनाने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब इनमें से रिजल्ट देखते हैं हम। N3 किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं? आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पर N1 प्लस N2, N1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस N2 3 प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। क्या N3 की वैल्यू 3 है? नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है जी। अब N1 माइनस N1 माइनस 2, N1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1। क्या N3 की वैल्यू 1 है? बिल्कुल है, तो ये करेक्ट हो जाएगा आंसर। हमें आंसर मिल चुका है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, मगर N3 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया हमारा। N2 माइनस 1, N2 की वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस 1 इज 0, मगर N3 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। क्लियर? इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते जाएंगे। बहुत इजी वे में आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। एग्जाम में किसी भी टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आप एग्जाम में सोल्व कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। इन ए सिंपल ग्राफ विद n number of vertices is given, then how many maximum number of edges will be possible? देखिए सिंपल ग्राफ जो होता है, बहुत ही सिंपल, नाम से पता चल रहा है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ के अंदर क्या होता है? जो सिंपल ग्राफ होता है हमारा, उसमें ना तो नो मल्टीपल एजेस नहीं होती और ना ही सेल्फ लूप होता, नो सेल्फ लूप। अगर सिंपल ग्राफ की आप बात कर रहे हो तो ना तो उसमें मल्टीपल एजेस होंगी। मल्टीपल एजेस का मतलब है एक नोड से दूसरे नोड पर एक एज गई हुई है तो दूसरी एज नहीं होगी। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है इन केस ऑफ सिंपल ग्राफ। और सेल्फ लूप का मतलब क्या है? एक नोड से वापस यहीं पर ही आना, तो ये भी अलाउड नहीं है। तो दोनों चीज अलाउड नहीं है सिंपल ग्राफ के अंदर। तो यहां पर क्वेश्चन सिंपल सा किया हुआ है कि हमारे पास n नंबर ऑफ वर्टिसेस है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी पॉसिबल होगी। देखिए कोई भी ग्राफ मैं ले लेता हूं, उसमें बहुत सिंपल सा मैंने यहां पर एक ग्राफ लिया। टोटल 4 वर्टिसेस है, तो यहां पर मल्टीपल एजेस तो नहीं है। ठीक है, ये तो हो सकता है हमारा इस टाइप से, इससे ज्यादा एजेस नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम का मतलब होता है एग्जैक्ट नहीं होता, मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा कितनी एजेस हो सकती है जब हमारे पास एक सिंपल ग्राफ में n नंबर ऑफ वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो यहां पर देखिए n की वैल्यू कितनी है, मैं अगर नाम दूं इनका A B C एंड D, तो n की वैल्यू यहां पर है 4 और एजेस कितनी है? यहां पर एज है हमारी 6, 1 E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस है हमारी 6 और n की वैल्यू कितनी है 4। तो ये एक सिंपल ग्राफ है, इसकी ज्यादा से ज्यादा एजेस कितनी बन सकती है 6। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 6 डिवाइड बाई, सॉरी n की वैल्यू है 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, तो एजेस तो हमारी 6 आ रही है, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। उसके बाद है n की वैल्यू 4, 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2, तो ये आ रहा है 10, मगर e की वैल्यू कितनी है 6, मैक्सिमम हो सकती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देख लेते हैं n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 4 माइनस 1 3 बाई 2 1.5, ये तो फ्रैक्शन में तो कभी नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन ही एक बच जाता है। फिर भी चेक कर लेते हैं हम। n की वैल्यू कितनी है 4 इन 2 में 4 माइनस 1 इज 3 डिवाइड बाई 2, 6 आ गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 6। तो प्लीज ध्यान रखना, यहां पर मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी हमारी एजेस हो सकती है व्हेनेवर ए सिंपल ग्राफ इज गिवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, यू कैन से 9th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। जो सीरीज चल रही है इसलिए मैंने यहां पर 39 लिखा हुआ है। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। प्लीज ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहां पर नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, नोट कई बार हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा हुआ है अबाउट द बी प्लस ट्री डाटा स्ट्रक्चर यूज फॉर क्रिएटिंग एन इंडेक्स ऑफ ए रिलेशनल डाटाबेस टेबल। देखिए 2 ट्री होती है हमारी, एक होती है बी ट्री और एक होता है बी प्लस ट्री।
दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, दोनों की दोनों हाइट बैलेंस ट्री होती है हमारी, दोनों की दोनों हमारी हाइट बैलेंस ट्री होती है, और दोनों के अंदर जो की वैल्यू होती है वो हमेशा शॉर्टेड ऑर्डर में होता है। अभी मैंने पिछला थर्ड क्वेश्चन आया था हमारा, ऑर्डर ऑफ बी ट्री पूछा हुआ था, तो जो की वैल्यू मैंने आपको बना के दिखाई थी वहां पर K1 K2 K3, हमेशा K1 जो है वो लेस देन होता है K2 से, K2 जो है वो लेस देन होता है K3 से, या इक्वल भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, मगर हमेशा जो लेस देन वाली वैल्यू होगी वो लेफ्ट में होगी, फिर राइट, इस तरह से चलता जाएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग होती है, तो स्टोरिंग होती है। तो बी ट्री में भी हमारी जो वैल्यू स्टोर होती है वो शॉर्टेड ऑर्डर में होती है, और बी प्लस ट्री में भी शॉर्टेड ऑर्डर में वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है जी। मगर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जब कभी भी हम यहां पर ट्री बनाते हैं, जैसे ये ट्री बनाए हमने, थ्री थ्री नोड मैंने यहां पर डिजाइन की है, ठीक है, तो यहां ये कहने का मतलब है इस टाइप से जो ट्री बनाई है, इसमें जो ट्री बनी है, ध्यान रखना जो लीफ नोड होते हैं वो सेम लेवल पे होते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है बी ट्री की। तो यहां पर जो चिल्ड्रन नोड, जो लीफ नोड है, दूसरा लीफ नोड आपस में कनेक्ट नहीं होता, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस इन बी ट्री एंड बी प्लस। बी प्लस के अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यही नोड बना हुआ है, तो यहां पर ये जो नोड है वो आपस में कनेक्ट होते हैं, जो लीफ नोड होते हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं, ये लीफ नोड है तो ये यहां पर पॉइंट आउट करेगा, ये इसको पॉइंट आउट करेगा, तो लीफ नोड यहां पर आपस में कनेक्ट होते हैं, मतलब ये डायरेक्ट यहां जा सकता है, ये डायरेक्ट यहां पर जा सकता है, ये डायरेक्ट यहां जा सकता है, मगर इसको अगर इस नोड पर जाना है तो पहले ये ऊपर जाएगा फिर यहां आएगा, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बी ट्री एंड द बी प्लस ट्री। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, ठीक है। पहली चीज तो बी ट्री एंड बी प्लस ट्री दोनों के दोनों हाइट बैलेंस्ड होते हैं, तो यहां पर जो पहला ऑप्शन है वो तो हमारा करेक्ट है, मगर इसने पूछा है नॉट करेक्ट, तो ए ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद की वैल्यू इन ईच नोड आर केप्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर, ये मैंने अभी आपको बताया बी ट्री और बी प्लस ट्री में दोनों में प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि की वैल्यू हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में ही स्टोर होती है। तो ये भी करेक्ट है प्रॉपर्टी, मगर इसने नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो ये राइट आंसर नहीं होगा हमारा। उसके बाद ईच लीफ नोड हैज ए पॉइंटर टू द नेक्स्ट लीफ नोड। अभी मैंने आपको बताया बी प्लस ट्री के अंदर एक लीफ नोड दूसरे लीफ नोड से पॉइंटर के थ्रू जा सकता है, तो ईच लीफ नोड हैज ए पॉइंटर टू द नेक्स्ट लीफ नोड। आप देख सकते हो एक लीफ नोड दूसरे लीफ नोड पे पॉइंटर के थ्रू कनेक्ट है, तो ये भी हमारा करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ बी प्लस ट्री, मगर नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो बी ऑप्शन, नॉन लीफ नोड हैव पॉइंटर टू डाटा रिकॉर्ड। देखिए ध्यान रखना, नॉन लीफ नोड, नॉन लीफ नोड का मतलब है जैसे कि ये नोड का जो पॉइंटर है वो दूसरे नोड के दूसरे नोड को पॉइंट आउट करेगा, ना कि उसके डाटा रिकॉर्ड को। डाटा रिकॉर्ड का मतलब होता है पर्टिकुलर की वैल्यू, पर्टिकुलर की वैल्यू को कभी भी ये पॉइंट आउट नहीं करता, ये हमेशा पूरे नोड को पॉइंट आउट करता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू द बी प्लस ट्री। समझ में आ रहा है? नॉन लीफ नोड हैव पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, ठीक है, नोड को पॉइंट आउट करेगा, ना कि उसके डाटा रिकॉर्ड को। डाटा रिकॉर्ड को पॉइंट आउट नहीं करेगा, वो हमेशा नोड को पॉइंट आउट करेगा। क्लियर? तो लास्ट क्वेश्चन है फॉर दिस वीडियो, वो बहुत ही सिंपल सा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफी बड़ी है मगर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो यहां पर देखिए हमें सर्कुलर क्यू के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, एक मैक्सिमम साइज दिया हुआ है, साइज ऑफ द एरे यूज्ड इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर क्यू। तो क्यू में आपको पता होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं। फ्रंट एंड रियर दो पॉइंट होते हैं, फ्रंट जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं डिलीशन के लिए, ठीक है, और रियर हम यूज करते हैं इंसर्शन के लिए। क्लियर? तो यहां पर ये दिया हुआ है और यहां पर बात करी हुई है, जैसे कि एरे इंडेक्स स्टार्ट विद 0, एरे का जो इंडेक्स है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से, एंड फ्रंट पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू। देखिए सर्कुलर क्यू है तो सर्कुलर का मतलब है रिंग की फॉर्म में होगा, तो हम मान के चल लेते हैं ये एक सर्कुलर क्यू दी हुई है, ठीक है, तो यहां पर आपको विजिबल रहेगा। उसके बाद देखिए यहां पर यहां एलिमेंट में मान के चलता हूं
फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट है ए ऑफ 0, यहां पर फ्रंट पॉइंट आउट कर रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि फ्रंट दैट इज विल बी पॉइंट आउट टू द एरे इंडेक्स 0, ठीक है जी, एंड रियर पॉइंट टू द लास्ट एलिमेंट इन द क्यू। देखिए ये A0 है, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा। जो रियर है वो पॉइंट आउट कर रहा है किसको, लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू। तो लास्ट एलिमेंट तो यही है, फर्स्ट एलिमेंट ये था हमारा, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है, दिस वन। क्लियर। तो यहां पर ये पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्पेसिफाई द सर्कुलर क्यू इज फुल। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि स्पेसिफाई कर रही है कि सर्कुलर क्यू हमारा फुल है। सर्कुलर क्यू फुल का मतलब देखिए समझिए, रियर जो है वो इंसर्शन के लिए काम आता है। तो रियर अगर लास्ट पोजीशन पे है तो ऑब्वियस सी बात है पहला एलिमेंट भी फिल होगा, दूसरा एलिमेंट भी फिल होगा, तीसरा एलिमेंट भी फिल होगा और फोर्थ एलिमेंट भी फिल होगा। जिस भी पोजीशन को रियर पॉइंट आउट करता है वो हमेशा उसी एलिमेंट, वहां तक एलिमेंट फिल होते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सर्कुलर क्यू फुल कब होगा, कौन सी कंडीशन में फुल होगा। तो अभी मैं आपको बताऊं, यहां पर टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4 है, A0 से A3। तो टोटल एलिमेंट मतलब मैक्स साइज जो है वो कितना है, 4। मैक्स साइज क्या डिफाइन कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ये लिखा हुआ है इसने क्वेश्चन में, गिवन है पहली लाइन में ही, मैक्स साइज इज द साइज ऑफ द एरे यूज्ड इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर क्यू। तो मैक्स साइज हमें दे रखा है। अब इसी को हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1, इसका मतलब होता है कि ये हमेशा मतलब एम्प्टी कंडीशन होती है, फ्रंट रियर इक्वल टू -1 होता है, दैट मींस देयर इज नो एलिमेंट इन द क्यू। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया हमारा, क्योंकि इसने कंडीशन फुल की पूछी है ना कि एम्प्टी की। क्लियर। अब हम देखते हैं यहां पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। देखिए फ्रंट जो है वो रियर से आगे है, आप देख सकते हो यहां पर फ्रंट जो है वो रियर से आगे है, नेक्स्ट पोजीशन पे है। मतलब आगे का मतलब ये है रियर जिसको भी पॉइंट आउट कर रहा है उससे नेक्स्ट पोजीशन पे फ्रंट पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहां पर आप ये देखते हो, इसको मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अप्लाई करता हूं। फ्रंट जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, फ्रंट किसके इक्वल होगा, फ्रंट होगा रियर। रियर कौन सी पोजीशन पे है हमारा, फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। तो ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है हमारा, फोर्थ पोजीशन पे नहीं बेसिकली यहां पर एरे ऑफ 3। एरे ऑफ 3 का मतलब है ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है हमारा, ये पॉइंट आउट कर रहा है 3 + 1। एरे ऑफ 3 + 1 परसेंटेज मैक्सिमम साइज कितना है, 4। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/4, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू द 0। ये रिमाइंडर निकाल के देगा। तो फ्रंट की वैल्यू क्या आ रही है, यहां पर फ्रंट की वैल्यू आ रही है 0। फ्रंट किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 0। मतलब मैंने एरे इंडेक्स यहां पर लिया है, तो एरे इंडेक्स की फॉर्म में इसको समझाया है मैंने कि कौन सी कंडीशन यहां पर फुलफिल कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो हमारा राइट आंसर आ रहा है बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हो रियर इक्वल टू फ्रंट +1, तो फ्रंट तो आगे है, ठीक है, रियर पीछे है। अगर ये कहता है फ्रंट इक्वल टू रियर +1 तो कहीं ना कहीं हम सोचते तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। अब देख सकते हो आप रियर इक्वल टू फ्रंट +1, फ्रंट की वैल्यू है 0, 0 + 1 परसेंटेज ऑफ दिस वन। तो रियर तो हमारा थर्ड पोजीशन पे है ना कि फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचता है, सेकेंड ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। होपफुली मैंने काफी अच्छे से बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। तो शेयर भी जरूर करिए, सब्सक्राइब भी जरूर करिए और लाइक भी जरूर करिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।